आज की सबसे बड़ी खबर है, जब आप खुशियां मना रहे हैं, जब आप नए साल के जश्न में डूबे होंगे और जो आपके यहाँ 365 दिन नमक, तेल, शैम्पू, ब्रश, सब्जी, खाना पहुंचाता है, वो सब लोग हड़ताल पर हैं। जी हाँ, एक तो देश में नौकरियों की कमी है, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में डिलीवरी बॉय का जॉब जो है वो तेज़ी से फेमस हुआ है। अब खाने पीने की चीज़ें हों, सब्जी हो, दूध हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अब डिलीवरी मैन की ज़रूरत नहीं है। और सोचिए, ई कॉमर्स ने, खासकर ई कॉमर्स ने, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, ज़ोमैटो हो, स्विगी हो, वो तमाम कंपनियां जो तेज़ी से अपना ग्राफ बढ़ा रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा सर्द रातों में, रात के 12 बजे 1 बजे ज़ोमैटो वाला बाइक पर तेज़ी से भागता रहता है। उसका बस चले तो वो रेड लाइट जंप कर जाए, बारिश में वो खड़ा रहता है। संसद में भी सवाल उठे कि क्या 10 मिनट के अंदर उनको पहुंचना वाजिब है? ऐसे वक्त में जब छोटे शहर में इतने ट्रैफिक हैं, बड़े शहर का तो पूछिए मत, छोटे छोटे शहरों में ट्रैफिक है। क्या उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? तेज़ी से उनको सामान पहुंचाना है। उसके बाद कई बार ऐसे मामले आए हैं जब इन तमाम डिलीवरी बॉय के लिए किसी ने हिंदू मुस्लिम का खेल रचा, कोई फ्री में खाना खा लेता है, पैसे नहीं देता है, मारपीट करता है। कई बार इनके साथ बदसलूकी होती है। लेकिन सवाल है कि इनकी आमदनी कितनी है। मैंने कई स्विगी, ज़ोमैटो और डिलीवरी बॉय वालों से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें बहुत मामूली पैसे मिलते हैं और वो अगर 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा भी काम करे तो 1000 रुपये की बचत होगी, इसकी गारंटी नहीं है। मतलब ये जो डिलीवरी बॉय आप देख रहे हैं, आप जब सड़क पर जाएंगे तो बाइक वाला, हर दूसरा तीसरा बाइक वाला आपको डिलीवरी बॉय मिलेगा जो दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन सोचिए, उसकी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है कि उनकी संख्या कितनी होगी, लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान आया था बीच में कि सरकार ने सबको बस डिलीवरी बॉय की नौकरी दे दी है। तो डिलीवरी बॉय एक बड़ी संख्या में जो है वो सड़कों पर हैं और ये बड़ा जॉब भी हो गया है। सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब मिल रहा है। ये स्किल्ड जॉब नहीं है, इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपकी अपनी बाइक हो, या फिर आपको ड्राइविंग आती हो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी बाइक भी रखती है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको बाइक देना है। लेकिन इनकी आर्थिक हालत जो है वो बहुत ख़राब है और आज इन लोगों ने स्ट्राइक किया है। कहा जा रहा है कि चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इन तमाम शहरों में जो डिलीवरी बॉय हैं, उन्होंने, डिलीवरी गर्ल भी मैं कह रहा हूँ, डिलीवरी वोमेन भी है, डिलीवरी ओल्ड मैन भी हैं सब, लेकिन ये डिलीवरी बॉय के नाम से चूँकि मशहूर है इसलिए मैं बार बार डिलीवरी बॉय कह रहा हूँ। तो डिलीवरी बॉय हो, डिलीवरी गर्ल हो या डिलीवरी वुमेन हो, इन सब के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। ज़्यादातर बीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है, अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे भी डिलीवरी बॉय हैं जो अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। लेकिन सवाल है कि बहुत सारे इसमें मैं आपने देखा होगा बाइक से जो चाहे कई सारी ऐसी कंपनियां भी आई है जो आपको बाइक सर्विस देती है, जो आपको, जैसे आप कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको राइड कराने के लिए भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन सवाल है कि ये कंपनियां अमीर हो रही हैं लेकिन डिलीवरी बॉय को पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब सोचिए, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है लेकिन लोग कमीशन के बारे में कहते हैं कि वो बहुत कम के बराबर है। एक डिलीवरी पर जितना इन ई कॉमर्स कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है उसके मुकाबले में जो डिलीवरी बॉय है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो तमाम कंपनियां मालामाल हो रही है, अमीर हो रही है, लेकिन डिलीवरी बॉय जो हैं वो तमाम रिस्क लेकर, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में गरीबी की सबसे बड़ी वजह है कि जो मजदूर हैं और जो मालिक है उसके बीच में गैप बहुत है। मालिक को इस देश में एक कानून बनना चाहिए कि कम से कम 60 और 40 का रेशियो हो। अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो वो 60 रुपये खर्च करे, 40 रुपये वो बचा सकती है। लेकिन यहाँ रेशियो बहुत कम है। कंपनियां जो कमा रही है उसका बहुत कम खर्च करती है और ज़्यादा पैसा वो बचाती है, तो न्यूनतम जो आय है वो भी कम हो रहा है। लेबर लॉ में लगातार बदलाव हुआ है, ऐसे में संभावना कम है। अब सोचिए, अगर आप विदेश की बात करें तो अभी मैं खबर देख रहा था कि सफाई कर्मचारी को लगभग 1.5 लाख रुपए मिलेंगे रूस में।
जर्मनी में अभी मैंने देखा कि एक शख्स ने 2 अशिक्षित मजदूर को भारत से बुलाया और उनको 50 लाख रुपए, 58 लाख रुपए सालाना उनको मिलेगा, मतलब लगभग 5 लाख रुपए का महीना। आप यूरोप में देखेंगे, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो ड्राइवर हो, उनकी अच्छी सैलरी होती है। तो जो कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंपनी बेच के सैलरी दे दीजिए, लेकिन कंपनी में जो आमदनी है उसके रेशियो में कम से कम सैलरी उनको मिलनी चाहिए, नहीं तो जो मजदूर है, जो लाचार बेबस है, वो मजदूर रह जाएगा। आज मैंने एक वीडियो भी देखा, एक शख्स कह रहा था कि आप गरीब हैं तो उन देशों में ज़रूर जाइए जहां आप डॉलर कमा सकते हैं। अफ्रीका, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे अमेरिका के देश हो, चाहे मिडिल ईस्ट में भी बहुत पैसे हैं, आप दिरहम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो भारत में एक बड़ी वजह है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा लेकिन ये सच्चाई है। एक ऑफिस मैं भी चलाता हूँ, मेरे जो आमदनी और जो खर्च का जो बजट है वो लगभग पैरेलल है। जो भी पैसा आता है 100% वो 100% खर्च होता है। और इस देश में तमाम कंपनियों को पता है कि ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो किस कम्युनिटी के हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। और जो धन्ना सेठ हैं उनकी भी एक कम्युनिटी है। तो धन्ना सेठ इनके रिसर्च में भी खर्च नहीं करते हैं। धन्ना सेठ बहुजनों के पॉलिटिकल पार्टी को भी खर्चा नहीं देते हैं। धन्ना सेठ पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल नेताओं को भी पसंद नहीं करते हैं, उनके आइडियोलॉजी को भी पसंद नहीं करते। और उनको पता है कि ज़्यादातर इस देश में आबादी चूँकि 90% SC ST OBC की है, तो मजदूर भी वही वर्ग है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे डिलीवरी बॉय हो। जितने इस तरह की नौकरियां हैं जो स्किल्ड बेस नहीं है, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो रैपिडो में आपको ड्राइव, मैंने जितनी बार रैपिडो बाइक से यात्रा की है वो उसमें मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि बहुसंख्यक आबादी वाले लोग हैं, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक। बहुत बार मैं ओला उबर भी मैंने राइड ली है, देखता हूँ उसमें भी बहुसंख्यक आबादी के लोग यही हैं। क्योंकि इस देश में जो 90% लोग हैं उनके पास कोई प्लान बी नहीं है, वो किसी तरह से कहीं ना कहीं अपना रोजी रोटी कमा रहे होते हैं। और उनके हिस्से कारपेंटर का काम हो, लकड़ी का काम हो, सफाई का काम हो, ड्राइवर का काम हो, सब्जी का काम हो, डिलीवरी बॉय का काम हो, ये तमाम जो नौकरियां हैं, जो अनस्किल्ड नौकरियां हैं जिसमें बिल्कुल सैलरी नहीं है और इसी से उनका जीवन बदलता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ, सफाई कर्मचारियों की नौकरी थी, उसमें सफाई कर्मचारियों को जब सरकारीकरण हो गया तो उनको अच्छे पैसे मिलने लगे थे, 40,000, 50,000, 60,000। वो अपने बच्चे पढ़ाने लिखाने लगे थे, अच्छे घरों में रहने लगे थे, उनके बच्चे SP DM कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे थे। फिर से सफाई कर्मचारियों की सैलरी कम कर दी गई। आप ट्रेन में चलते हैं तो आप पता करिएगा, मुझे कई स्टाफ ने बताया कि मैं 25,000 पर दस्तखत करता हूं, मुझे मिलता है 10 से 12,000 रुपये। तो ये एक बड़ी समस्या। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जॉब में कोई ग्रोथ नहीं है। आप ऐसी नौकरियां जिसमें 5,000 से शुरू करते हैं और स्कोप होता है कि आप टैलेंट जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो आप 5 लाख भी सैलरी पाएंगे, तो ये स्किल्ड बेस्ड जॉब नहीं है, इसलिए इनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती है। और इसी तरह की जॉब ये डिलीवरी बॉय की है। आप 25 साल तक काम करते रहें, आप डिलीवरी बॉय ही रहेंगे, आपको वही खाना पहुंचाना है 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना दिन भी करते रहे, तो कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है। जैसे स्किल बेस्ड, तो मैं तो पहले सलाह दूंगा कि लोग स्किल बेस्ड नौकरी जरूर करें। आप डिलीवरी बॉय हैं तो अभी कोई स्किल जरूर सीखें। आज के समय में बहुत सारे स्किल्स हैं जिसको आप सीख सकते हैं। लेकिन आप कंपेयर करेंगे यूरोप का, अफ्रीका का और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट का या साउथ ईस्ट एशिया के देशों का, तो वहाँ जो स्किल्ड लेबर है या नॉन स्किल्ड लेबर है, चाहे आप जर्मनी में डिलीवरी बॉय के काम करके भी भारत के रुपए के हिसाब से 2.5-3 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप महंगाई की बात करेंगे तो अमेरिका में महंगाई और भारत की महंगाई में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। तो ये बात है कि ये जो खासकर इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देगी। लेकिन मैं आज चूँकि तमाम डिलीवरी बॉय ने स्ट्राइक किया है तो मेरी कोशिश थी कि उनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। वो राघव चड्ढा ने ठीक कहा है कि एक तो उनको समय दिया जाए, उनके प्रति व्यवहार कुशल हो, और साथ ही उनको कम से कम जो कंपनियां, ये जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जो मोटा माल कमा रही है, सोचिए वो न तो खाना बनाती है न खाना डिलीवरी करती है, वो सिर्फ बीच में ब्रोकर का काम करती है। यही हाल किसानों का है, जो अन्न उपजाते हैं और जो अन्न खरीदते हैं। वो दोनों, अन्न खरीदने वाला महंगा खरीद रहा है, अन्न उपजाने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। बीच में जो मिडिल मैन है वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, वो मजे ले रहा है, वो माल काट रहा है। न तो होटल वाले को ज़्यादा फायदा है, महंगा ग्राहक खरीद रहा है, डिलीवरी वाले को भी फायदा नहीं है,
जो ये जो बीच में अब जो ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हो गई हैं, ये माला माल हो रही है। मुझे लगता है कि इन पर सरकार का कोई रेगुलेटरी भी होना चाहिए, और जो डिलीवरी बॉय हैं जिनसे ये इनका बिजनेस चलता है, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, तमाम कंपनियां हो, इनकी रीढ़ की हड्डी जो है, भले दुकान का रेंट इनको नहीं देना पड़ता है, वायर हाउस से, इनकी फैक्ट्री से वायर हाउस सामान आता है, वायर हाउस से यही डिलीवरी बॉय घर घर तक सामान पहुंचाते हैं। तो इनके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि आज के समय में गांव में हो या शहर में डिलीवरी बॉय सबसे जुड़ा हुआ है। कुछ और खबरें हैं जो बहुत दुखद है। सोचिए, लगातार सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो बहुजन समाज के आईएएस अफसर को टारगेट कर रहे हैं, खासकर खुरपेज जैसे लोग जो है, मैंने देखा वो टीना डावी को टारगेट कर रहे हैं, वो गंगवार आईएएस को टारगेट कर रहे हैं, वो संजीव हंस को टारगेट कर रहे हैं। क्या इस देश में सिर्फ दलित पिछड़े ही करप्ट अधिकारी हैं? मेरा अनुमान है, और मैंने जो अनुभव किया है, इस देश में दलित पिछड़ों को करप्ट होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, मैं डाटा दे रहा हूँ, कितने विदेश भागने वाले लोग हैं दलित पिछड़े नेताओं को। और अब चूंकि रिजर्वेशन है तो आईएएस आईपीएस वो कुछ कुछ बनने लगे हैं, उनको हतोत्साहित किया जाता है। जैसे बहुजन समाज के नेताओं को करप्ट घोषित किया गया, उनको अनपढ़ घोषित किया गया, उनको बेवकूफ़ घोषित किया गया। तो इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर भी हैं जो अब जानबूझकर अपनी खींच निकाल रहे हैं। और दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आप धर्मगुरु हैं तो भी आपको बदनाम किया जाएगा अगर दलित पिछड़े हैं, आप नेता हैं तो भी बदनाम किया जाएगा, आप आईएएस आईपीएस है तो भी बदनाम किया जाएगा। तो एक साजिश का ये बड़ा हिस्सा होता है, और बाकी सब मनरेगा में मजदूरी करते हैं और दूध के धुले हैं। तो जैसे ही कोई दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को टारगेट करने लगे, और वही सारे लोग तब न बोले जब इस देश में जातिवाद है, जब इस देश में, मैंने देखा है कि खुरपेज जो एक ट्विटर हैंडल है, उसने यूपी में इस देश में जो संवैधानिक अधिकार है, जो आरक्षण की चोरी है, उस पर नहीं बोलते हैं, तमाम सवर्ण पत्रकार नहीं बोलते हैं। लेकिन जब दलित पिछड़ा कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी बन जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जातिवाद है। जातिवाद का मतलब यही है कि आपको सेवा करना है, आपको डिलीवरी बॉय बनना है। आप आईएएस कैसे बन गए, पीसीएस कैसे बन गए, डीएमएसपी कैसे बन गए, आप अमीर कैसे हो गए? ये एक बड़ा सवाल है, ये बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। और सोचिए, एंजल चकमा अब वो इस दुनिया में नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो उबल रहा है, और जो अवस्थी, जो इसका मुख्य आरोपी है, वो अब तक फरार है। बुलडोजर का तेल ही सूख जाता है। कोडीन कफ सिरप में किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। जौनपुर में तो अब तो उस पूर्व सांसद पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। ममता त्रिपाठी ने लिखा है कि जमीन भी कब्जा करते थे ये लोग, नकली सिरप भी बेचते थे, ठेका भी लेते थे। तो तमाम तरह के बड़े क्राइम होते थे यूपी में, पूरा नेक्सस है। लेकिन बुलडोजर आजकल कहीं नहीं चल रहा है, और कोई सोशल मीडिया साइट्स इन पर बात नहीं कर रहा है। जो टीना डावी को या संजीव हंस को या गंगवार साहब को बदनाम कर रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में जाति जाति नहीं है। आप आईएएस बन जाइएगा तो भी आपका पीछा करेगा, आप महामहिम राष्ट्रपति बनेंगे तो भी आपकी जाति पीछा करेगी, आप जज बनेंगे तो भी आपकी पीछा करेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनको हमेशा तलवार की धार पर जिंदगी जीनी होती है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आप आरक्षण से नौकरी पा तो जाएंगे, लेकिन सम्मान से नौकरी करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को इन लोगों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। ये भी एक तरह की साजिश है कि इनका मीडिया ट्रायल होता है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।